गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 की चैप्टर 1.2 का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट तो हम पढ़ चुके थे, ये सेकेंड पार्ट है और यहीं से जो एक्सरसाइज है चैप्टर है हमारा 1.2 वो समाप्त होता है। ठीक है, फिर कल इसके बाद हम पढ़ेंगे 1.3 को। ठीक है, तो चलते हैं अपने सवाल पे। ठीक है, सवाल क्या है हमारा 1.2 का जो सेकेंड पार्ट है उसमें केवल 3 ही सवाल थे, तो वही 3 सवाल हमको आपको करवाने हैं। ठीक है, तो चलिए कर लीजिएगा। देखिए पहला सवाल हमारा क्या है, तो पहला सवाल है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आपको हल नहीं करना है, केवल बस लिख के बताना है। देखिए उसने पूछा है कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है और हमें एक चीज पता है कि 0 कब आता है। ठीक है, 0 हमें पता है कि या तो 2 का गुणा 5 से होगा तब 2 पंचे 10 और लास्ट में 0 आ जाएगा, या 4 का गुणा 5 से होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 5 होना अनिवार्य है तभी 0 हो सकता है। ठीक है, 5 होना अनिवार्य है, एक सम संख्या के साथ एक विषम संख्या, ये 5 होना, यही 5 होना अनिवार्य है। ठीक है, तभी हमारे पास 0 आ सकता है। तो अब देखिए हमारे पास 0 क्या आ सकता है, तो 0 इसमें नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता जरा आप देख लेते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने यही लिख दिया है कि नहीं आ सकता, मतलब 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती जरा देखिए, लिखा भी है नीचे, क्योंकि जो ये हमारे पास 6 की पावर n है, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे, 6 का हम जानते हैं 2 गुणते 3 होता है, हमने लिख दिया बाहर n लगा दिया। 2 गुणते 3 की पावर n बराबर 2 की पावर n इंटू कितना 3 की पावर n हो जाएगा। देखिए 2 गुणते 3 की पावर n लिखेंगे, जब अलग अलग करेंगे इसको तो 2 की पावर n और इसमें 3 की पावर n लग जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए क्या यही इन कहीं 5 दिख रहा है हमको, नहीं दिख रहा है ना। तो देखिए अभी हमने जो ऊपर बताया वही नीचे हमने लिखा है कि 0 आने के लिए, 0 लाने के लिए हम 6 की पावर n को 5 से भी विभाज्य होना चाहिए, मतलब इसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है 5 से भी विभाज्य होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि दो जो 6 का गुणनखंड होता है वो 2 गुणते 3 ही होता है, इसमें 5 आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि यह केवल 2 और 3 से विभाज्य है, अतः n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 5 नहीं आ जाएगा, 5 नहीं आएगा तो 0 आएगा ही नहीं। तो बस यही हमको भाषा में लिखना था और बस इसी को हमें प्रूव्ड करना, लिख देना था। ठीक है, ये बस इतना ही भाषा हमें केवल क्वेश्चन में लिखनी है, बिल्कुल सरल सी भाषा है, कुछ नहीं। भाषा यही है कि इसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए या इसे 5 से विभाज्य होना चाहिए, तभी तो 0 आएगा ना। और जब 5 नहीं होगा तो 0 कैसे आ जाएगा, तो बस यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एकदम सरल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6 है, हमारा स्क्रीन पर, जरा उसे पढ़िएगा। तो 6 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जरा उसे अच्छे से पढ़िएगा। 6 क्वेश्चन में पूछा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये पूरी संख्या लिखी है, लेकिन हमें इसको कारण सहित बताना है कि भाज्य संख्या, इनकी व्याख्या करके बतानी है कि ये हमें पता है कि ये भाज्य संख्या है, लेकिन हमें ये सिद्ध करना है कि ये कैसे भाज्य संख्या है, ये दिखाना है हमको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वेश्चन है, तो हमने फर्स्ट मान लिया पहले वाले को, सेकेंड को मान लिया सेकेंड। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, देखिए अब इसमें कॉमन क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है। देखिए अगर प्लस का चिन्ह हो तो दोनों में साइडों में जो कॉमन होता है उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो दोनों में कॉमन दिखाई पड़ रहा है हमको 13 हमारे पास कॉमन है, हमने उसको बाहर रख लिया है ना। देखिए 13 यहाँ पे भी, 13 यहाँ पे भी है, तो हमने 13 को कॉमन ले लिया है। तो कोष्टक के अंदर क्या बचा, 7 गुणते 11 गुणते 1, और जब यहाँ पे हमने 13 को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे कितना बचेगा 1 केवल। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई किया, गुणा करवा दिया, 7 का गुणा 11 से करवाएंगे, कितना आ गया 77। ठीक है, और प्लस में कितना आ गया 1। ठीक है, तो 77 और 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 78। तो हमने लिख दिया इस तरह से इसको 13 गुणते 78। देखिए
ये लिख दिया 13 गुणते 78। अब जरा देखिए 78 को जब हम तोड़ेंगे गुणा करेंगे, पहले 2 से ही भाग दे देते हैं, भाग देते हैं। 2 से करेंगे 2 3 6, 2 6 का 18, ठीक है। अब हम 3 से अगर इसे करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 तो 3 1 के 3 और 3 दूनी 6, 12 आ जाएगा, 12 आएगा नहीं भाई, गलत हो गया, ठीक है। फिर से करते हैं इसको, तो करेंगे इससे करेंगे, पहले 2 से करते हैं, 2 3 6, ठीक है। तो मतलब कितनी बार जाएगा, 3 बार। एक इसमें बचा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 8, यहाँ पे बचेगा 1, 2 नहीं 18, कितना आ जाएगा, 2 नहीं 18, हाँ ठीक है 2 नहीं 18 होता है, तो 9 बचेगा। अब 3 से करेंगे, 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3 1 के 3 और 3 3 का 9, ठीक है। यहाँ पे भी 13 से करेंगे, 13 1 के 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड इसके कितने आ रहे हैं, 2 गुणते 3 गुणते 13, ठीक है। या हम इसी को लिख रहे हैं 2 गुणते 6 और 6 गुणते 13। तो हमने पहले इसको केवल 78 को 2 पार्ट में तोड़ा है, 13 गुणते 6 में तोड़ा है ना, 13 गुणते 6। फिर हमने 6 को भी तोड़ दिया, तो 6 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 गुणते 3 गुणते 13, एक 13 हमारे पास पहले से था, तो 13 गुणते 13। तो यही तो है, हमने इसको गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। अब देखिए भाषा क्या लिखनी है, हमने भाषा लिखनी है क्योंकि इसके गुणनखंड 1 से अधिक हैं। जरा देखिए गुणनखंड इसके एक ये और एक ये, ठीक है। 4 गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है। 1 से अधिक है कि नहीं गुणनखंड, है ना, 2 गुणते 3 गुणते 13 है, ठीक है। 1 से अधिक गुणनखंड है, तो लिख देंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है, जिसके गुणनखंड 1 से अधिक हो वो संख्या भाज्य कहलाती है। वो संख्या कौन सी कहलाती है, भाज्य, ठीक है। तो देखिए इसका जो गुणनखंड है वो 1 से अधिक है ना, अधिक 1 से दिखाई भी पड़ रहा, 1 से अधिक है, लिख देंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है। अब चलते अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। इसी के सेकेंड क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, देखिए इसको 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है। इसमें देखिए इतना, इसमें तो कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा, 5 इधर भी है 5 इधर भी है, हमने कॉमन ले लिया, 5 कॉमन कर लिया, अंदर लिख दिया 6 गुणते 7 गुणते 6 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1। जरा इसका गुणा करवा लीजिएगा, तो 2 3 6 6 चौको 24 गुणते 42 कर दीजिएगा, ठीक है। 24 गुणते 42 करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1008 आ जाएगा, ठीक है। 1000 जब 8 आ जाएगा तो हमने उसको लिख दिया 1008 + 1, 1008 और 1 को जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 1009, ठीक है। अब देखिए 1009 जो होगा वो किसी से कटेगा नहीं कटेगा ना, तो हम उसको सेम का सेम रख दीजिए। अब देखिए जिसका गुणनखंड कुछ नहीं होगा तो उसमें एक भी तो उपस्थित होता है, वैसे ना भी रखते एक तो भी इसमें 2 गुणनखंड थे, 5 गुणते 1009 थे कि नहीं, 2 गुणनखंड, 1 से बस अधिक होना चाहिए, तो इसमें 2 गुणनखंड है इसके, लेकिन फिर भी हमने 1 रख दिया क्योंकि 1 तो सब में प्रेजेंट होता है, तो हमने 1 भी रख दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रख दिया 1 गुणते 5 गुणते 1009। अब भाषा भी लिख दी है क्योंकि इसके गुणनखंड भी 1 से अधिक है, ठीक है ना, 1 से अधिक दिख ही रहा है, 1 से अधिक, तो अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। बस यही तो हमें प्रूव्ड करना था ना, तो हम लिख देंगे क्या, कि प्रूव्ड, ठीक है। यही से जो होता है हमारा सिद्ध होता है, ठीक है। अगला सवाल जो हमारा है वो स्क्रीन पर है, जरा उसे पढ़िएगा। अगला सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कह रहा है एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमें बताना है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। अब चारों तरफ वृत्ताकार पथ है, उसमें चक्कर लगा रहे हैं, हमारे पास एक 18 मिनट है, एक 12 मिनट है, रवि का 12 मिनट और सोनिया का 18 मिनट।
तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि कितने समय बाद हुई पुनः प्रारंभ। इस तरह के सवाल बहुत पहले पढ़े होंगे 6 में 7 में, एलसीएम के सवाल। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम। जब कहे कि कितने बाद हुए या कितनी बाद बजे, ये घंटी बजेगी, इस तरह के सवाल होते हैं तो उसमें एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे दोनों का। एलसीएम 12 का भी और 18 भी, दोनों के निकाल लेते हैं। तो लिख दिया हमने एलसीएम 12 18। अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड सबको आता है। 12 का गुणनखंड करेंगे 2 से तो कितना 6, 2 का करेंगे 3, 3 का करेंगे 1। ठीक है, तो हमारे पास 2 गुणते गुणते 3। इसी तरह से 18 के भी सबको आता है। 18 करेंगे 2 गुणते 3 गुणते 3 कर दिया ना। ठीक है, हमें एक चीज पढ़ी है हमने, क्या पढ़ी है कि देखिए यहाँ पे 12 का कितना था हमारे पास, 2 गुणते 2 गुणते 3। ठीक है, 4 3 12। अब देखिए 12 और 18 में हमने दोनों को लेना है, देखना है एलसीएम दोनों का लेना है। एलसीएम में हमने पढ़ा है जो एक बार कॉमन लिए उसे रख दो, और जो कॉमन ना मिले फिर उसको भी रख दिया जाता है। देखिए दो दोनों में कॉमन दिखाई पड़ा, हमने 2 रख दिया। ठीक है, 2, अब 1 2 तो कॉमन नहीं है लेकिन रखना हमको पूरे को, तो हमने ये 2 भी रख दिया। अब देखिए 3 हमें कॉमन दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है ये, तो हमने 3 रख लिया। ठीक, अब 1 3 नहीं कॉमन मिल रहा तो उसको भी रख दिया। अब इस हम मल्टीप्लाई करवा, गुणा करवा लो, तो गुणा करवा लेते हैं, गुणा करवाओ। गुणा कितना करवाएंगे, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, मतलब कितना हमारे पास आ गया 36। तो हमने लिख दिया कि एलसीएम जो हमारा होगा वो कितना होगा 36 मिनट। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आया 36, यही हमारा आंसर है। बस हमको इसको थ्योरी रूप में भी लिख देना है। अर्थात 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सवाल यहीं से हमारा क्या होता है, कंप्लीट। ठीक है, सवाल जो था वो एकदम तीनों सरल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। आप 1 बार 2 बार इसको पढ़ो, बिल्कुल आपको सरल लगेंगे। ठीक है, इनका रिवीजन करते जाइए, यही आपको बोर्ड परीक्षा में भी आएंगे। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। ठीक है, 1.3 के भी सवाल थोड़ी सी थ्योरी है, बस ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सरल है एकदम, आपको बिल्कुल सरल लगेंगे।